गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने पिछले लेक्चर को। तो उस लेक्चर में बेटे देखिए हमने जो हिस्टोरिकल स्टोरी थी वो पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के ट्राइड्स थे, आफ्टर दैट मेंडली पीरियोडिक लॉ क्या था और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन। तो कुछ बेटा डिफेक्ट्स थे मेंडली पीरियोडिक लॉ में। तो वो जो डिफेक्ट्स थे वो क्या थे? फर्स्ट तो बेटा इसमें जो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जो बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है उसमें देखिए क्या था। अभी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसको जब पीरियोडिक टेबल बनाई गई तो जो फर्स्ट ए ग्रुप था उसके अंदर रख दिया। लेकिन जो ये हाइड्रोजन था जो फर्स्ट ए ग्रुप में था इसकी बेटे सिमिलैरिटी थी किससे? एल्कली ग्रुप से। जो कौन सा था? फर्स्ट ए ग्रुप था, उसके साथ क्या थी? सिमिलैरिटी थी। इसके अलावा जो अपने पास सेवंथ ए ग्रुप था उसके साथ भी इसकी सिमिलैरिटी बताई गई। आल्सो सिमिलैरिटी सेवंथ ए। तो जब दोनों के साथ सेम सिमिलरिटी है तो इसको किस ग्रुप में रखा जाए ऐसा कुछ नहीं बताया गया। फिर जो सेकंड पॉइंट आया बेटा वो था आपका इसके अंदर देखिए अनोमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। अनोमलस पोजीशन ऑफ सम देखो बेटा इसमें क्या था भी जो मेंडली था उन्होंने कहा भी जो पीरियोडिक लॉ है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस होता है, बट सम एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक मास comes before the other elements having lower एटॉमिक मास। भी इसमें क्या हुआ, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा था वो पहले आ गया, जिसका कम था वो बाद में आया। जबकि कहा यह गया था भी इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। तो ये कैसे हुआ? ये भी एक अनोमलस था बेटा। थर्ड पॉइंट इसमें जो रहा अपने पास वो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। देखिए आइसोटोप्स बेटा वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है जबकि जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। तो जितने भी एलिमेंट रखे गए उन्होंने कहा भी वो मास के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। तो अगर मास के अकॉर्डिंग रखे गए हैं और हम देखें भी जो हाइड्रोजन है वो 1s1 और 1s2 और 1s3 होता है बेटे। तो इनमें से कौन सा हाइड्रोजन जो है रखा गया? क्योंकि आप देख रहे हैं इसका 1 एटॉमिक मास, इसका 2 है, इसका 3 है। तो ये इसके अंदर बेटा क्या था? डिफेक्ट था। फिर अगर मास के अकॉर्डिंग अंदर कौन सा रखा जाए जो किसमें था? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स में था। और लास्ट है नो कोरिलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप्स। नो कोरिलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप्स। इसमें क्या हुआ कि जो हमने बेटे ग्रुप्स लिए उसको मेंडलीव ने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। जैसे जो अपने पास ए है, फर्स्ट ए,
उसको उसने फर्स्ट ए फर्स्ट बी ऐसे दो ग्रुप्स में बांट दिया और एक ही ग्रुप में दो दो एलिमेंट को जो है अरेंज कर दिया, जबकि इन दोनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो डिफरेंट थी, वो एक जैसी नहीं थी, एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं थी। तो वो क्या था, नो कोरिलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप्स, उनमें रिलेशनशिप नहीं था, फिर भी उनको रख दिया गया। कैसे रखा, तो वो क्या था, उसका डिफेक्ट था। तो ये चार डिफेक्ट थे, इनको दूर किया गया जब नई थ्योरी आई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसमें हमने डेफिनेशन जो देखा भी मोसले ने कहा भी जो वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो उसकी वो पीरियोडिक फंक्शन होती है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया तो आप देख सकते हैं भी यहाँ पे तीनों का सेम है, किसी को भी रख सकते हैं। और बात करें थे एटॉमिक मास की, तो कोबाल्ट और निकल, जिसमें इसका मास ज्यादा था इसका कम था, लेकिन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये पहले आता है और ये बाद में आता है, तो वो भी दही दूर होगी। और अब 7 की बजाय 18 ग्रुप जो बने, उन 18 ग्रुप्स में सिंगल ग्रुप में सिंगल एलिमेंट को रखा गया जिनकी आपस में जो प्रॉपर्टीज थी क्या थी, सिमिलर थी। तो वो नई थ्योरी हुई जिसके अकॉर्डिंग इन डिफेक्ट्स को दूर किया गया। तो अब हम जैसे जो पीरियोडिक टेबल बनी उसके अंदर जो उसके पार्ट्स थे उनके बारे में बेटा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, कुछ अपने पास जैसे पीरियोडिक टेबल में बेटे ऐसे एलिमेंट थे जिनका कोई अभी नाम खोजा नहीं गया था, तो उनको नाम किस प्रकार से दिया गया, उसके लिए अपने को एक टेबल बताई गई। इस टेबल में आप देख सकते हैं जो डिजिट है 0 1 2 3 4 5, और जो बेटे नेम है, नेम में आप देख रहे हैं 0 के लिए नील, इसकी जो एब्रीविएशन है वो हम एन लेंगे। 1 के लिए अन, इसकी एब्रीविएशन आप यू लोगे। 2 के लिए बाई, एब्रीविएशन बी। 3 ट्राई टी, 4 क्वाड क्यू, और 5 के लिए बेटे पेंट, और हम सिंबल का लेंगे एब्रीविएशन में पी। तो देखिए ये तो यूज किया गया, लेकिन इसके बाद लास्ट में क्या लगाया गया, ईएम। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास है 101, तो देखिए 1 का मतलब क्या है, अन, हम लिखते हैं अन। फिर 0 क्या है, नील। 1 फिर आ गया अन। अब इतना देखो इसके टेबल की सहायता से लिख दिया गया, और ये जो भी एलिमेंट थे उनके लास्ट में लगाया गया ईएम। तो जैसे हम इसके लास्ट में लगा दें ईएम, तो क्या बन गया, अन नील अनियम। ठीक है जी, तो ये क्या नाम बन जाएगा। इसी तरह से आप जैसे लेते हैं 105, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 5 के लिए पेंट, और IUM, तो ये बन गया एन नील पेंटियम, अन नील पेंटियम। तो इस तरह से जो अननोन एलिमेंट थे जिनके कोई नेम नहीं थे उनको बेटा नाम दिया गया। आफ्टर दैट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो बेटा क्लासिफिकेशन थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, इसमें डिवाइड किया गया, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, या कह सकते हैं 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द properties of elements. First S block, second P block, third D block, और फोर्थ है इसमें F block। तो जो पूरी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल थी उसको 4 भागों में बांटा गया, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में। मीन्स ये हुआ भी जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल थी बेटा, जिसमें 118 के करीब एलिमेंट जो थे उनको हमने उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वो ये थे 4 पार्ट्स। अब ये 4 पार्ट्स हमारे क्या थे, इनको हमने क्या करना है,
वन बाय वन डिस्कस करना है। जैसे अभी मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूं कि जो एस ब्लॉक है इसका नाम बेटा एस ब्लॉक क्यों पड़ा, बिकॉज इन दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in S shell, S orbital। इसी तरह से जो p ब्लॉक था, इन दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in p orbital। जो थर्ड है बेटा, इन दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ब्लॉक, और जो एफ था इसमें भी इन दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ब्लॉक। मतलब ये हुआ भी जो भी एलिमेंट है उनकी आउटर मोस्ट शेल में बेटा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, जब वो जिस ऑर्बिटल में जाता है उसके नाम पे उसका नाम रखा गया। जैसे एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स थे उसके सभी जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कहां जाते हैं, एस ब्लॉक में जाते हैं, मींस एस ऑर्बिटल में जाते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, एस ब्लॉक का। इसी तरह से जो पी ब्लॉक है इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां गए, पी ब्लॉक में, तो उसको नाम दिया गया पी ब्लॉक। जब डी ब्लॉक है मतलब इसमें जो एलिमेंट थे जिनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, डी ऑर्बिटल में, तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया गया। और बिल्कुल लास्ट में एफ ब्लॉक, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां था, एफ में था। तो ये बेटे चार ग्रुप हमने क्या करने, स्टडी करने हैं। इसके बाद जैसे जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या थी बेटे, देखो जो एस ब्लॉक है इसकी ली गई NS1 से 2। मतलब ये हुआ कि जो N है बेटा ये क्या प्रिंसिपल सेल है जिसमें वेयर N की वैल्यू 1 2 3 अप टू N तक हो सकती है, जबकि S में अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितने आएंगे, 2 आएंगे बेटा। फिर आ जाती है बात पी ब्लॉक की, ये बेटे NS2 NP126, वेयर N की वैल्यू यहां पे स्टार्ट होती है 1 2 3 अप टू N तक। लेकिन इसमें आपने बेटा ये याद रखना है भी जो p ऑर्बिटल है वो 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर अपनी बात आती है बेटा किसके लिए, डी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक है इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है N-1 D 1 से 10 NS2। इसमें भी जो N की वैल्यू है वह 1 2 3 अप टू N तक लोगे, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर आप 1 रखोगे तो D नहीं है, 2 रखोगे तो 1D भी नहीं होता, 3 रखोगे तो 2D भी नहीं होता, 4 रखोगे तो 3D होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चलेगी। और फिर आ जाती है बेटा एफ ब्लॉक, इसमें है N-2 F1 to 14 N-1 D 0 to 1 और NS2। तो ये हमारी किसकी रहेगी, एफ ब्लॉक की बेटा कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, जिसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी फीलिंग की जाती है इन ऑर्बिटल्स में। तो जैसे हमने ये ब्लॉक्स पढ़े, इसके बेस पे अगर हम बात करें अपने फर्स्ट ब्लॉक की, तो फर्स्ट ब्लॉक बेटा देखो तुम्हारे पास जो आता है वो है एस ब्लॉक। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको भी इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है बेटा एस ऑर्बिटल में जाता है। हम देखें भी अपना जो फर्स्ट ग्रुप है और जो सेकंड ग्रुप है, जैसे इसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इसमें आएगा बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम
और रेडियन। और आप लोगों को पता है +1 में आप जो है उसमें 10th में भी पढ़ के आए बेटे भी जो ग्रुप नंबर होता है उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि उसकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उतने ही होते हैं। जैसे हमारे पास ये है और सेकंड चैप्टर में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी की थी भी इन सभी के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस होंगे 1। और इसी तरह जो सेकंड ग्रुप है इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो कितने होंगे 2। तो आपने देखा जैसे मैं लिख के दिखाता हूं सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा 11 है और कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आप देख सकते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे आया s ऑर्बिटल में आया। अब अगर आप इसमें से किसी की लिखते हैं देखो कैल्शियम की 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहां देखें s में कितने आ रहे हैं 2। तो ये जो हमारा पूरा ग्रुप होता है ना बेटा जो फर्स्ट और सेकंड का इन दोनों को क्या कहा जाता है s ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है s ऑर्बिटल में। और ये जो पीरियोडिक टेबल है उसके लेफ्ट हैंड साइड में बेटे आप लोगों को मिलते हैं तो इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है s ब्लॉक का नाम दिया जाता है। उसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें s ब्लॉक की भी s ब्लॉक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो आप देखेंगे तो जो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे देखिए भी हमें ये पता है कि जो बेटे s ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है कम होती जाती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होता है रिमूव हो जाता है। इसलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा लो रहेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या बेटा भी दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जब इनको किसी दूसरे कंपाउंड में हम ऐड करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्या करेंगे काम करेंगे। थर्ड पॉइंट है अपना इंपार्ट कलर्स टू द फ्लेम, भी जो फ्लेम है उसके ऊपर अगर इसको हम डालें जो s ब्लॉक के साल्ट एलिमेंट है उनको साल्ट के रूप में डालें तो ये बेटा क्या करते हैं कलर इंपार्ट करते हैं। जैसे सोडियम है वो येलो कलर इंपार्ट करता है तो उस तरह से जो s ब्लॉक के बाकी एलिमेंट है वो भी। फिर अब मैंने अभी जैसे बताया भी आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो टॉप टू बॉटम तो दूर जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी है वो भी क्या देनी पड़ेगी कम। और ये जो एनर्जी है वो क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसलिए जो s ब्लॉक एलिमेंट है इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है लो। नेक्स्ट पॉइंट है जो ये s ब्लॉक एलिमेंट है मोस्टली लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के आयनिक कंपाउंड बनाते हैं बेटे। आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें हम कहेंगे भी एक एलिमेंट दूसरे पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो एक कटायन और दूसरा अनायन आपस में कंबाइन करेंगे और आयनिक कंपाउंड बनेगा। और लास्ट है दे आर वेरी रिएक्टिव, ये तो होंगे ही क्योंकि आप देख रहे हैं भी टॉप टू बॉटम जा रहे हो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है तो ये बहुत ज्यादा क्या होंगे रिएक्ट होंगे, वो वॉयलेंट होंगे नेचर के अंदर। जैसे कि आप अगर सोडियम की बात करें आप एक स्मॉल पीस ऑफ सोडियम कट करके वाटर में डालिए तो आप देखेंगे वो ब्लास्ट करेगा। तो इस तरह से ये क्या रहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे s ब्लॉक एलिमेंट्स की। जो बाकी अपने पास है p ब्लॉक d ब्लॉक और f ब्लॉक उसको बेटे हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।